वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं क्यूरियस केटर फोइल्ड प्लान्स। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि ये एक मिस्ट्री से भरी मूवी होने वाली है और काफी बढ़िया मूवी है। बाकी इसका इंट्रो आपको दूंगा तो शायद उतना मजा आपको नहीं आएगा। तो चलिए सीधा शुरू कर लेते हैं। मूवी की शुरुआत में हमको एक बढ़िया सा खूबसूरत कासल दिखाया जाता है जहां पर एक चैरिटी प्रोग्राम का आयोजन किया गया है एंड इस प्रोग्राम में काफी सारे अमीर लोगों को भी इनवाइट किया गया है जो कि एक फेंसिंग ट्रेनिंग एकेडमी के लिए पैसे दान करेंगे। दरअसल आपको बता दूं कि फेंसिंग ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी को एपे नाम की बहुत ही पतली और नोकदार तलवार से लड़ना होता है। साथ ही ये जो चैरिटी प्रोग्राम होने वाला है ये एलिस्टर नाम के एक आदमी के कासल में होने वाला है। साथ ही इसने मार्ला और गोल्डी नाम के दो केटरिंग सर्विस वाली महिला को भी अपनी कासल में बुलाया होता है। वो इसीलिए ताकि चैरिटी में जितने भी मेहमान लोग आएंगे उन सभी के लिए खाने पीने की चीजों का बंदोबस्त हो जाए। तो अब एलिस्टर मार्ला और गोल्डी को बताता है कि आज के प्रोग्राम में क्या क्या करना है। साथ ही वो बताता है कि आज मैं एक बहुत बड़ी चीज अनाउंस करने वाला हूँ जो मेरे लिए सबसे खास है। एंड इसी बीच वहां पर जोकर के भेस में चार्ली नाम का एक आदमी आता है एंड इस चार्ली को एलिस्टर ने इसीलिए बुलाया है ताकि जितने भी मेहमान लोग आएंगे चार्ली उनको एंटरटेन कर पाए। लेकिन होता यह है कि चार्ली के वहां पर आते ही एलिस्टर उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि अब तक तुम कहां पर थे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। एक काम करो, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करो और मैं नहीं चाहता कि तुम मेहमानों को एंटरटेन करने के बजाय उनका मूड खराब कर दो। चार्ली भी कहता है सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मतलब पूरा 100% दूंगा अपना। बाकी एंटरटेनमेंट की चिंता तो आप छोड़ दीजिए, मैं ऐसा एंटरटेनमेंट करूंगा कि लोग दिल खोल कर पैसे दान करेंगे। एंड अब कुछ टाइम के बाद एलिस्टर फेंसिंग एकेडमी के कोच पैरी से कहता है कि देखो मैंने पहले भी कहा था, पहले भी ध्यान से सुनना और अभी भी कह रहा हूं, अपने खिलाड़ियों को कैसी भी ट्रेनिंग दो, पूरी एडी चोटी का जोर लगा दो, पर किसी भी हाल में मुझे गोल्ड मेडल चाहिए क्योंकि पिछली बार हमारी एकेडमी ने सिल्वर जीता था तो इस बार गोल्ड तो बनता है। पैरी भी कहता है देखिए सर, जितना एक खिलाड़ी हैंडल कर सकता है मैं उसे उतनी ही ट्रेनिंग दे सकता हूँ, अब जबरदस्ती करने पर वो और भी खराब हो सकती है चीजें। लेकिन एलिस्टर तो दोस्तों कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होता और ऐसे इन दोनों में बहस हो जाती है धीरे धीरे। तब वहां पर एलिस्टर की असिस्टेंट एमा आती है और कहती है आपके लिए डॉक्टर टैग आर्कर का फोन आया है, वो आपसे कुछ अर्जेंट में बात करना चाहते हैं। लेकिन एलिस्टर गुस्से में कह देता है कि उनसे कहो मैं अभी बिजी हूँ, किसी और टाइम पे कॉल करें। इसीलिए दोस्तों एमा चली जाती है वहां से। अब एक एक करके कासल में मेहमान आना शुरू हो जाते हैं जिसमें डिटेक्टिव टॉम अपने साथी जेम्स के साथ वहां पर आता है। टॉम असल में गोल्डी का बॉयफ्रेंड है और कुछ दिनों के बाद उनकी शादी होने वाली है। साथ ही ये गोल्डी की दूसरी शादी है। याद रखना दोस्तों, पहली शादी से उसे एक बेटी भी है लेकिन कुछ कारणों की वजह से गोल्डी की पहले पति से डाइवोर्स हो गया। एंड अब कुछ समय के बाद वहां पर एक पुलिस ऑफिसर गेरार्ड आता है। उसके पास इस प्रोग्राम का इनविटेशन कार्ड ना होने की वजह से उसे दरवाजे पर ही कालस नाम का आदमी रोक देता है, वो अंदर नहीं आने देता उसको। लेकिन जब गेरार्ड कहता है कि मुझे टॉम से कुछ बात करनी है तब कैलस टॉम को वहां पर बुला देता है। टॉम भी वहां कर गेरार्ड से कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देखो टॉम, तुम्हारे पिता एडमंड जेल से भाग चुके हैं और हमें खबर मिली है कि शायद वो तुमसे मिलने यहाँ पर आए होंगे। टॉम कहता है कि 25 साल पहले वो हत्या के आरोप में जेल गए थे, उसके बाद से मैंने उनको देखा तक नहीं और ना ही कभी मेरी उनसे बात हुई है, तो भला वो मुझसे मिलने यहाँ पर क्यों आएंगे। और दोस्तों इस पर गेरार्ड कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं इस प्रोग्राम में रुककर थोड़ी बहुत जानकारी निकालना चाहता हूँ और उसके बाद चला जाऊंगा चुपचाप। इसलिए टॉम उसको अपने साथ अंदर लेकर चला जाता है। अब अगले सीन में गोल्डी की नजर एलिस्टर पर पड़ती है जो प्रोग्राम में आए एवन नाम के एक आदमी की पत्नी अगाथा से बात कर रहा होता है, पर पता नहीं उसकी बातों से अगाथा रोने क्यों लग जाती है। गोल्डी को भी समझ में नहीं आता कि इनके बीच आखिर बात क्या हुई, पर उसे इतना जरूर समझ में आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। अब सारे मेहमान डिनर पर बैठ जाते हैं। तभी वहां पर एलिस्टर आता है जो काफी घबराया हुआ दिखाई देता है। वो यहाँ पर उसी खास बात को अनाउंस करने आया है जिसके बारे में उसने गोल्डी और मार्ला को उस समय बताया था। लेकिन अनाउंसमेंट से पहले ही अचानक उसकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ने लग जाती है और देखते देखते वो अपना दम तोड़ देता है। अब ये देखकर तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, किसी को कुछ समझ में आता नहीं कि अचानक ही क्या हो गया। पर सारे लोग जब एलिस्टर के पास जाते हैं तब उनको ये पता चल जाता है कि एलिस्टर के यहाँ आने से पहले ही किसी ने उस पर हमला कर दिया था जिस वजह से यहाँ आने के बाद उसकी जान गई। लेकिन आखिर ऐसा कर कौन सकता है ये कोई नहीं जानता फिलहाल तो, पर इतना तो साफ हो चुका है कि इसके पीछे जो भी है वो इस कासल के अंदर ही मौजूद है। अब टॉम कासल में मौजूद सभी लोगों से कहता है कि हत्यारा जो भी है वो इसी कासल में मौजूद है, इसलिए जब तक हत्यारे का पता ना चल जाए कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद वो कॉलेज से कहता है मुझे उन सारे मेहमानों की लिस्ट चाहिए जो यहाँ पर आए थे, साथ में मैं तुमसे ये भी जानना चाहता हूँ कि एलिस्टर के साथ उन लोगों के रिश्ते क्या थे, उन मेहमानों में ऐसा कोई था क्या जिससे एलिस्टर की दुश्मनी थी, मुझे सब कुछ चाहिए। एंड तभी टॉम की नजर कॉलस के जूतों पर पड़ती है जो गीले होते हैं। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो कॉलस अभी कासल में आया हो।
टॉम उससे पूछता है कि तुम्हारे जूते ये इतने गीले क्यों हैं? तुम कहाँ से आ रहे हो? वो कहता है एक्चुअली मैं सुबह पौधों को पानी देना भूल गया था, इसलिए अभी उनको पानी देकर आ रहा हूँ। लेकिन टॉम उसको इससे शक हो जाता है कि कॉलस ने कुछ गड़बड़ी तो जरूर की है, क्योंकि अभी पौधों को पानी देने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत थी नहीं। बाहर इतनी ज्यादा बर्फ गिर रही हो और रात का भी समय हो, तो इस समय कौन पौधों को पानी देता है? लेकिन फिलहाल उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होने की वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पाता। जिसके बाद कालस उसे सारे मेहमानों की लिस्ट देता है एंड टॉम को फिर एक हैरान कर देने वाली बात का पता चलता है कि जितने भी मेहमान यहाँ पर आए थे उनमें से ज्यादातर की एलिस्टर के साथ दुश्मनी ही चल रही थी। अगर दुश्मनी चल रही थी तो फिर एलिस्टर ने इन लोगों को यहाँ पर बुलाया क्यों? इस बात का पता अब टॉम को किसी भी हाल में लगाना होगा। अगले सीन में गोल्डी एमा से पूछती है क्या तुम्हें पता है एलिस्टर किस चीज की अनाउंसमेंट करने वाला था? जिस पर एमा कहती है मैंने सुबह उन्हें पैरी के साथ बहस करते हुए देखा था, तो हो सकता है कि शायद वो पैरी को निकालने की बात कर रहे हो। पर गोल्डी कहती है मुझे नहीं लगता इतनी छोटी सी बात के लिए वो इतना बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बात जरूर कुछ और है। साथ ही एमा से उसको ये भी पता चलता है कि एलिस्टर अपना ज्यादातर टाइम अपने कमरे में बिताया करता था, और वो भी पुराने जनरल के साथ जिसमें उसकी हिसाब किताब लिखी हुई थी। अब टॉम और जेम्स मिलकर दोबारा से एलिस्टर की बॉडी की जांच करते हैं बढ़िया से। तब उसकी बॉडी से एक मोती बरामद होता है जो कि चार्ली के जोकर वाले कपड़े से निकली थी। इसलिए टॉम चार्ली से मोती के बारे में पूछता है कि आखिर ये मोती एलिस्टर के पास क्या कर रही है। चार्ली कहता है ये मोती तो कहीं से भी टूटकर गिर सकता है ना, तो हो सकता है ये मोती पहले से टूटकर वहां पर गिर गई हो जहां पर एलिस्टर की मृत्यु हुई थी। इस मोती से तो ये साबित नहीं होता ना कि मैंने एलिस्टर को मारा है। अब ये सुनकर टॉम को उसकी बात पर थोड़ा बहुत तो भरोसा हो जाता है। फिर सभी एवन से बात करते हैं कि उसका एलिस्टर से क्या रिलेशन है, जिससे उनको पता चलता है कि उसका तो एलिस्टर से कोई रिलेशन था ही नहीं, बल्कि उसकी पत्नी अगाथा और एलिस्टर अपने टाइम पर एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन अगाथा की शादी एवन से हो गई, जिससे वो दोनों अलग हो गए। अब ये सुनकर टॉम को लगने लगता है कि कहीं इस हत्या में एवन का हाथ तो नहीं। हो सकता है कि उसे अगाथा और एलिस्टर पर शक हो गया हो कि वो दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी गुस्से में उसने एलिस्टर को टपका दिया। ओह, इस मिस्ट्री को जितना सुलझाओ उतनी उलझती जा रही है भाई। अब टॉम, गोल्डी और बाकी जो इस केस पर काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर क्राइम बोर्ड बनाता है, जिसमें वो सारे मेहमान के नाम, उन पर किस तरह का उन्हें शक है, इस बारे में लिखकर वो नोट लगा देते हैं ताकि सभी क्लूज को समझकर असली हत्यारे तक पहुंचा जा पाए। अब अगले सीन में जब गोल्डी अपनी बेटी के साथ कहीं जा रही होती है, तभी उसे पैरी के कुछ पेपर्स जलते हुए दिखाई देते हैं। अब वो जैसे वहां से जाता है तो गोल्डी जैसे तैसे आधे पेपर्स को जलने से बचा लेती है, जो कि पैरी का टर्मिनेशन लेटर होता है, क्योंकि एलिस्टर ना उसको एकेडमी से निकालना चाहता था। फिर जब ये बात टॉम को पता चलती है तो टॉम पैरी से पेपर्स जलाने की वजह पूछता है, जिस पर पैरी कहता है कि एलिस्टर ने सिर्फ लेटर प्रिंट करवाया था, किसी को बताया नहीं था कि वो मुझे इस एकेडमी से निकालना चाहता है, और जब वो मर चुका है तो मैंने सोचा कि मैं इनको जला दूं ताकि किसी को पता ना चले कि मुझे इस एकेडमी से निकाला जा रहा था, और इससे होगा ये कि मैं इस एकेडमी का कोच बना ही रहूंगा। एंड टॉम उसको फिर धमकाता है कि अगर दोबारा किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो सीधा अंदर डलवा दूंगा तुम्हें। इधर गोल्डी अगाथा से कहता है कि मैंने आपको और एलिस्टर को बातें करते हुए देखा था जहां आप रो रही थी, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि एलिस्टर ने आपसे ऐसा क्या कहा था जिससे आप रोने लग गई? एंड तब अगाथा उसे एक शॉकिंग जानकारी देती है कि एलिस्टर को कैंसर था और जीने के लिए उसके पास बस एक हफ्ता ही था। यही बात जब उसने मुझे बताई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन देखो वो तो एक हफ्ता भी जिंदा नहीं रह पाया और किसी ने उसकी जान ले ली। अब ये जानकर गोल्डी भी हैरान कि जो इंसान अगले हफ्ते मरने वाला था उसे कोई क्यों मारेगा। जरूर ऐसा हो सकता है कि उस अनाउंसमेंट में एलिस्टर कुछ ऐसा बताने वाला था जो वो हत्यारा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अनाउंसमेंट के पहले उसकी जान ले ली। अब अगले सीन में आ जाओ। गोल्डी और टॉम दोनों एलिस्टर के कमरे की तलाशी लेते हैं, जहां पर उनको एक सीक्रेट कमरा दिखाई देता है। उस कमरे में एलिस्टर की सारी काउंटिंग जर्नल्स होती है। अब उसको पढ़कर उन्हें पता चल जाता है कि एलिस्टर ने बहुत बड़ी अमाउंट डॉक्टर टैग आर्चर को ट्रांसफर की थी। साथ ही वहां कुछ फ्रॉड के बारे में भी एंट्रीज होती हैं कि एलिस्टर कई सारे घोटाले कर चुका है। इतना ही नहीं, वहां पर रिक्स नाम के आदमी का भी अकाउंट डिटेल होता है। अब ये जानकर फिर से टॉम हैरान कि ये रिक्स तो वही इंसान है जिसे मारने का आरोप उसके पिता पर लगा हुआ है और उसकी वजह से वो जेल में है। ओहो, ये जानकर सभी को समझ आ जाता है कि भले ही रिक्स के साथ हुआ लेन देन 25 साल पुराना ही क्यों ना हो, लेकिन इससे ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि एलिस्टर और टॉम के पिता एडमंड एक दूसरे को जानते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि एलिस्टर के गलत काम के बारे में रिक्स को पता चल गया होगा और जब उसने आवाज उठाने की कोशिश की तो एलिस्टर ने एडमंड को पैसे देकर रिक्स को मरवा दिया हो। ऐसा भी हो सकता है। वैसे इधर फेंसिंग एकेडमी के 2 स्टूडेंट्स, जिसमें गोल्डी की बेटी भी शामिल है, उन्हें पैरी की सबसे खास एपे पर खून लगा हुआ दिखाई देता है।
एंड ये देखकर वो तुरंत अपनी माँ और बाकियों को बुला लेती है। उस एपे को देखकर ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि एलिस्टर को मारने में जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो यही एपे है। तो उस एपे के बारे में पैरी से सवाल जवाब किए जाते हैं। उसे पूछा जाता है कि तुम्हारा इस पर क्या कहना है, एंड सभी की तरह पैरी के पास भी इसका सॉलिड जवाब होता है। वो कहता है कि मेरी ये एपी हमेशा यहीं पर लगी रहती है, उस पर कोई लॉक नहीं होता। इसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूँ, इसे कोई भी निकाल कर इस्तेमाल कर सकता है। तो हो सकता है कि हत्यारे ने इसको निकाल कर एलिस्टर को मार डाला हो। और अब पैरी के इस जवाब से सारे फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हत्यारा है कौन। तब गेरार्ड कहता है कि हो सकता है एलिस्टर और एडमंड के रिश्ते के बारे में अगाथा अच्छे से जानती हो, क्योंकि वो एडमंड के केस में जज भी थी जिसने उसको आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी। अब ये सुनकर टॉम फिर से हैरान हो जाता है। अगले सीन में गोल्डी की बेटी अपनी और अपनी बॉयफ्रेंड की सेल्फी देख रही होती है, जिसमें एक फोटो के अंदर बैकग्राउंड में उसे एडमंड दिखाई देता है जो पैरी की एपे को निकाल रहा था। एंड ये देखकर गोल्डी भी तंग रह जाता है कि इसका मतलब गेरार्ड सही कह रहा था, एडमंड जेल से भाग चुका है और वो यहीं पर आया है। एंड तभी कासल की लाइट भी चली जाती है, इसलिए गोल्डी और टॉम दोनों कासल के अंदर एडमंड को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो उनको कहीं भी नहीं मिलता। अब गोल्डी और टॉम एडमंड के बारे में बाकियों को भी बता देते हैं। सभी का कहना होता है कि एडमंड यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया है, क्योंकि एलिस्टर की वजह से वो जेल गया। गेरार्ड ने उसको पकड़ा और अगाथा ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो हो सकता है कि वो तीनों को मारने के इरादे से यहाँ पर आया हो। एक तो मर गया, शायद अब अगले की बारी। लेकिन गोल्डी को ये चीज सही नहीं लगती कि जब एलिस्टर मरने वाला था तो मरने वाला इंसान हमेशा मरने से पहले अपने किए हुए गलत कामों का प्रायश्चित करने की कोशिश करता है। हो सकता है वो उस अनाउंसमेंट में एडमंड को सभी के सामने लाना चाहता होगा ताकि सारे लोगों के सामने अपने घोटाले की बात बता सके। लेकिन ये बात तो अब कंफर्म तभी होगी जब एडमंड पकड़ा जाएगा, वही बता सकता है कि वो यहाँ किसके लिए आया हुआ है। एंड अब कुछ टाइम के बाद कासल से अगाथा के चिल्लाने की आवाज आती है। एंड जब सभी वहां पहुंचते हैं तो अगाथा कासल के नीचे गिरकर मर जाती है। गेरार्ड भी वहां पर घायल अवस्था में पड़ा होता है। गेरार्ड बताता है कि एडमंड यहाँ पर आया था, उसने मेरी गन छीनी, अगाथा को नीचे फेंका और भाग निकला। एंड दोस्तों इसलिए सभी एडमंड को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी गोल्डी को कासल में एक सीक्रेट कमरा दिखाई देता है। वो डरी सहमी उस कमरे के अंदर जाकर देखती है। ओ माय गॉड, कमरे की हालत देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो काफी टाइम से यहाँ पर कोई रह रहा हो। एंड तभी उसके सामने एडमंड आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई गन नहीं होती। मतलब गेरार्ड ने झूठ बोला था। एडमंड गोल्डी से कुछ कहना चाहता है, लेकिन गोल्डी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती और उसे मारकर बेहोश कर देती है। अब सारे लोग कहने लगते हैं कि शायद हमारी थ्योरी सही निकली कि एडमंड यहाँ पर आया, एलिस्टर, अगाथा और गेरार्ड को मारने वो यहाँ पर आया था। लेकिन तब डिटेक्टिव जेम्स कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने चार्ली से बात की तो उसने मुझे बताया कि उसे एलिस्टर ने पैसे दिए थे एडमंड को जेल से भगाने के लिए। तो एलिस्टर अपनी मौत को दावत क्यों देगा? कुछ ऐसा जरूर है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। एडमंड की आड़ में कोई असली हत्यारा छुपने की कोशिश कर रहा है और इस बात का हमें जल्द ही पता लगाना होगा। तब गोल्डी को वहां पर कुछ वर्ड्स लिखे मिलते हैं और जब वो टैग आर्चर के वर्ड्स को अलग अलग करके जोड़ती है तो वो गेरार्ड का पूरा नाम बनता है। और ये जानकर वो हैरान हो जाती है कि एलिस्टर की जनरल में टैग आर्चर नाम का डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि गेरार्ड ही है, जिसे एलिस्टर ने अच्छे पैसे दिए थे। साथ ही टॉम को गेरार्ड की गन गाड़ी के पीछे छुपी हुई दिखाई देती है, जबकि गेरार्ड तो बता रहा था कि उसको एडमंड लेकर भाग गया है। और तब इससे पूरा केस उनको समझ में आ जाता है और अब सारे लोग गेरार्ड के सामने उसका कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं, जहां गोल्डी उसे कहती है कि हमें पता चल चुका है कि एलिस्टर का अनाउंसमेंट क्या होने वाला था। तो असल में जब रिक्स को एलिस्टर के घोटाले के बारे में पता चला तब एलिस्टर ने उसे रास्ते से हटाने का इरादा बना लिया, लेकिन रिक्स उसकी कंपनी का अच्छा मेंबर था। वो ऐसे मर जाता तो लोग कई सवाल उठाते, इसीलिए एलिस्टर ने रिक्स को मरवाने के लिए एक शिकार ढूंढा जो कि एडमंड बना, क्योंकि उसकी और रिक्स की दुश्मनी पहले से चल रही थी। लेकिन एडमंड के अंदर इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो रिक्स को मार सके। तो गेरार्ड ने रिक्स को मारा और सारा आरोप एडमंड पर लगा दिया। वो आगे बताती है कि एलिस्टर ने अपने जर्नल में तुम्हारी एंट्री टैग आर्चर के नाम से की है, जो कि रिक्स को मारने और एडमंड को फंसाने के लिए पैसे थे। लेकिन जब एलिस्टर को यह पता चला कि वो कैंसर की वजह से जल्द ही मरने वाला है तो उसने चार्ली से कहकर एडमंड को जेल से भगाया और उस कासल में लेकर आया, ताकि सारे लोगों के सामने अनाउंसमेंट करके वो अपनी गलती बता पाए कि उसने एडमंड को गलत फंसाया। लेकिन जब तुम्हें इस बात का पता चला कि इससे तुम्हारी भी सच्चाई सामने आ जाएगी तो तुमने पैरी की एपी से उसको मार डाला, जो चीज एडमंड ने देख ली थी, और फिर वो उस एपे को लेने चला गया ताकि सबूत के तौर पर उसे अपने पास रख ले। लेकिन गलती ये हुई कि जब वो उसको निकाल रहा था तो मेरी बेटी ने जब सेल्फी ली तो वो उसमें कैप्चर हो गया और इसीलिए हमारा पहला शक एडमंड पर गया। अब ये सारी बातें सुनकर गेरार्ड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इन्होंने तो मेरा सारा प्लान सबके सामने खोल दिया है। फिर वो उस टाइम को याद करने लग जाता है जब अगाथा ने गेरार्ड से कहा था कि मुझे टॉम के पास ले चलो, मैं उसे कुछ बताना चाहती हूँ कि टैग आर्चर नाम का कोई असली इंसान है नहीं बल्कि वो कोई पुलिस वाला है जिसके नाम को बदलकर एलिस्टर ने अपनी जर्नल में टैग आर्चर के नाम से एंट्री की है। ये चीज मुझे एलिस्टर ने खुद बताई थी।
पर पता नहीं मैं कैसे ये बात टॉम को बताना भूल गई, इसलिए मैं अभी टॉम को इस बारे में बताना चाहती हूँ। अब ये सुनकर गेरार्ड घबरा जाता है कि उसका सच कहीं सच सामने ना आ जाए, इसलिए दोस्तों उसने अगाथा को खुद मार दिया था और खुद पर भी कुछ चोटें पहुंचाई ताकि वो सभी को बता पाए कि एडमंड ने मुझ पर हमला किया और गन लेकर भी भाग गया और अगाथा को भी मार दिया। वेल तो अब कासल में एफबीआई वाले आ जाते हैं क्योंकि एलिस्टर ने सारे सबूत अनाउंसमेंट से पहले ही एफबीआई को दे दिए थे और गेरार्ड की और अपनी सच्चाई बता दी थी, वो इसीलिए ताकि एडमंड अनाउंसमेंट के बाद पूरी इज्जत के साथ रिहा हो जाए। देखा दोस्तों, बेचारों ने इतनी मेहनत करके असली हत्यारे का पता लगाया जिसमें अगाथा की भी जान चली गई। अगर एफबीआई वाले जल्दी आगे होते तो अगाथा मरी नहीं होती। ये पुलिस वालों की तरह एफबीआई वाले भी ना काम खत्म होने के बाद ही मौके पर पहुंचते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं तो वहीं एफबीआई वाले गेरार्ड को पकड़ कर लेकर जाते, जिसके बाद टॉम अपने पिता के पास आकर उनसे माफी मांगता है कि मैंने 25 सालों तक आपको हत्यारा समझा जबकि आपने तो कुछ किया ही नहीं था। ये सुनकर एडमंड की आंखें नम हो जाती हैं और सब कुछ भुलाकर वो उसे माफ कर देता है। दोस्तों माँ बाप ऐसे ही होते हैं। 25 सालों तक टॉम ने उन्हें पलट कर नहीं देखा, वो भी उस गलती की वजह से जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी। और इन 25 सालों में न जाने कितने ही बार उन्हें अपने बेटे की याद आई होगी, वो कितना तड़पे होंगे उसके लिए। लेकिन फिर भी ये सब कुछ भुलाकर टॉम की माफी मांगने से उन्होंने तुरंत उसे माफ कर दिया। दैट्स पेरेंट्स फॉर यू। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।